हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस इग्नू से कर रहे हैं, और जो आज के हमारे टॉपिक का नाम है सतत विकास के परिमाप। और ये आपकी बुक MED 2 इसको सतत विकास मुद्दे और चुनौती बोलते हैं, और ये चैप्टर आपका 2 है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी वीडियो बना दी थी, तो आप भी आप ज़रूर देखिए। ये सेकंड चैप्टर है। तो चलिए इसके परिचय से स्टार्ट करते हैं। पहले है परिचय। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि सतत विकास के परिमाप है, उससे यह अभिप्राय है कि सतत विकास की अवधारणा को कैसे समझा जाए, मतलब कि सहायता मिलती है। सतत विकास की जो अवधारणा उसको समझने में सहायता मिलती है। आगे है कि जो भी समस्या है उसको स्पष्टीकरण किया जाता है कि कौन सी समस्या है, क्या समस्या है, और उसके बाद जो भी समस्या होती है उसके ऊपर सुझाव दिए जाते हैं और सहयोग मिलता है। ये तो आपकी उसका वो बता रहे हैं कि परिमाप क्या होते हैं। आगे देखिए आगे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ग्रहण क्षमता। ये इसमें ना ये बता रहे हैं कि पृथ्वी की जो ग्रहण क्षमता है उससे यह तात्पर्य है कि पृथ्वी कितना ग्रहण कर सकती है, मतलब कि उसकी ग्रहण क्षमता क्या है। और बोल रहे कि मनुष्य क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी की जो ग्रहण क्षमता है उसके साथ परिवर्तन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं के लिए इन संसाधनों का जो वितरण है वो सही से नहीं कर रहा, मतलब असमान तरीके से कर रहा है, ये बता रहे हैं। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि वो कैसे मनुष्य कैसे नुकसान पहुंचा रहा है पृथ्वी का। बड़े मनुष्य जंगल को नष्ट कर रहा है, नदियों को दूषित कर रहा है, और जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा है, और उनको संरक्षण नहीं प्रदान कर रहा। उनकी जो ग्रहण क्षमता है जिससे कि प्रभावित हो रही हैं। आगे बता रहे हैं कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो ये संसाधन है इसके संरक्षण करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर ये बुरा प्रभाव ना पड़े। आगे देखिए, आगे बता रहे सतत विकास ने महिलाओं के ऊपर भी जोर दिया, जो महिलाओं का महत्व है उस पर भी जोर दिया। ये तो हमारा हो गया परिचय। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रहण क्षमता क्या होती है। हमारा पहला टॉपिक है ग्रहण क्षमता की अवधारणा। देखिए, बता रहे कि परिस्थिति विज्ञान का मुख्य नियम है अंतर संबंध का परीक्षण। तो बोरे अंतर संबंध का मतलब क्या होता है वह देख लेते हैं। देखिए, बोरे अंतर संबंध का मतलब बता रहे कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो भविष्य में प्रजातियों या फिर उनके अस्तित्व पर अगर खतरा पड़ता है, या फिर जिससे प्रजातियों को भी खतरा होता है, तो उसको परिस्थिति का विनाश हो सकता है, मतलब इन सब चीज़ों से परिस्थिति का विनाश हो सकता है। बोले कि ग्रहण क्षमता में इन्हीं अंत संबंध को ध्यान में रखा जाता है कि मतलब ये सब चीज़ें ना हो, कि हम किसी भी प्रजातियों को नुकसान ना पहुँचाए, उसके अस्तित्व को नुकसान ना पहुँचाए, ताकि जो हमारी पृथ्वी की ग्रहण क्षमता है वो बनी रहे। आगे देखिए, बोले इस अवधारणा के अंदर क्या आता है कि जिसकी भूमि, जल, वायु प्रदूषित या फिर गंदगी या फिर आपके हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं, इन सब, और जो वैशिले पदार्थ होते हैं, इन सबसे मुक्ति, मतलब इन सबसे मुक्त रखते हैं, मतलब ये जो आपकी ग्रहण क्षमता है और वो अंत संबंधों हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त रखते हैं। आगे देखिए आगे बता रहे हैं जैसे कि प्रदूषण हो गया, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, या फिर जो चराई होते हैं ये सब हो गया, फिर एकल संस्कृति हो गया, फिर एक फसल जो बुआई होती है वो हो गई, या फिर वनों का नाश हो गया, या फिर शहरीकरण हो गया। अगर ये सब जैसी प्रक्रियाएं पृथ्वी की ग्रहण क्षमता के लिए खतरा है, पूरे ये सब जो प्रक्रियाएं होती है पृथ्वी की जो ग्रहण क्षमता उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, और पूरे इसको गैर सतत क्रिया बोलते हैं। बोले अगर यह क्रिया ऐसे ही चलती रही तो ग्रहण क्षमता अधिक बढ़ेगी और ये खतरनाक सिद्ध होगा, मतलब कि ऐसे ही ये चलता रहा तो जो ग्रहण क्षमता उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं जो ग्रहण क्षमता होता है उसके अंदर व्यक्तियों की जनसंख्या जो होती है उसका भी जिक्र होता है, क्योंकि देखिए जनसंख्या के आधार पर ही तो आप अपने संसाधनों का यूज़ करते हो। अगर कम जनसंख्या होगी तो जाहिर सी बात है आप कम संसाधनों का यूज़ करोगे, दोहन करोगे। तो वही बता रहे कि जनसंख्या का भी जिक्र इसमें किया जाता है। और बड़ी जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर उसकी सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन आपके पास है उसकी सीमा के अंतर्गत रह के उनका यूज़ करें, और जो वर्तमान में आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो पर्यावरणीय संसाधन है उसको बचाए रखना, और इनों की कमी आए बिना भरण पोषण करना, मतलब कि इनों की कमी आए बिना आप अपना भरण पोषण कीजिए, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कमी ना हो किसी भी संसाधन की, उसको ध्यान में रखते हुए और अपना विकास भी साथ साथ कीजिए। आगे देखिए,
देखिए बता रहे हैं, अगर पर्यावरण में कमी आएगी तो उससे क्या होगा, जो ग्रहण क्षमता है वो सिकुड़ जाएगी। और जब ग्रहण क्षमता में कमी आ जाती है तो फिर क्या होता है कि उस क्षेत्र पे जो रहते हैं व्यक्ति, उनको जो भरण पोषण है वो सही से नहीं हो पाता है, वो भी बहुत मुश्किल से अपना जीवन निकाल सकते हैं, भरण पोषण कर पाते हैं। और बोले कि विकसित देश के मुकाबले जो विकासशील देश होता है, तो विकसित देश के जो नागरिक के लिए जो भूमि है या फिर भूमि जो आती है वो 3 गुना ज़्यादा है। बता रहे हैं कि विकसित देश में एक व्यक्ति का 3 गुना अधिक है विकासशील देश के अकॉर्डिंग। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि यह एक गलतफहमी रहती है कि जिसके इसमें बताते हैं कि अमेरिका के देश अपने संसाधनों की ग्रहण क्षमता को बहुराष्ट्रीय व्यवसायों के माध्यम से पोषित करके उसे उच्च जीवन स्तर को बनाए रख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ऐसा सोचते हैं कि हम मतलब सब ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए जो वहाँ की ग्रहण क्षमता है उसको व्यावसायिक रूप से पोषित करेगा और उच्च जीवन के स्तर से बनाए रखेगा। परंतु ये बोल रहे हैं अगर एक भी देश में पारिस्थितिक तंत्र जो प्रणाली होती है उसमें विनाश होता है तो उसका प्रभाव सभी देशों पे पड़ता है और आर्थिक गिरावट का रूप ले सकता है। बोला कि अगर एक देश में भी पारिस्थितिक तंत्र विनाश हो रहा है, उस पर गिरावट आ रही है, तो सभी देशों पे आएगी। अब जैसे कि आप देख लीजिए, अगर पोल्यूशन है एक देश में हो रहा है तो वो क्या पूरे देश में नहीं होगा, सब देशों में पड़ेगा। अगर एक देश में अगर गृह युद्ध है तो बाकी देशों के जो मतलब जो आपके व्यवसाय होते हैं उसमें भी दिक्कतें आती है। तो एक देश में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो सभी देशों पे उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि इसी कारण से अगर आप जो नीति को निर्धारण करते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उसको आप ये ना देखिए कि भू क्षेत्र के आधार पर ना बनाइए, उसको ग्रहण क्षमता के आधार पर सोचिए। मतलब कि जो भी आप नीति बना रहे हैं उसको ये मत देखिए कि उसकी भूमि कितनी है, उसका भूमि का आधार कैसा है, उसको ये देखिए कि वो कितना ग्रहण कर सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंतरपीढ़ियाँ, समानता तथा न्याय। पूरे भूमंडलीय क्षेत्रीय तथा देशीय स्तर पर देखिए बता रहे अंतरपीढ़ीय समानता से यह अभिप्राय है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उस पर मतलब कि अपना काम उपयोग कर सके, मतलब उसके। तो ये बता रहे कि पीढ़ियों के माध्यम से इस प्रकार विचारपूर्वक उपयोग से है, मतलब कि आप इस तरीके से विचारपूर्ण उपयोग करें कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी वह संसाधन कामयाब हो या फिर कायम रहे, ना कि नष्ट हो जाए, पूरे कायम रहने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आगे देखिए, पूरे अंतरपीढ़ीय समानता का संबंध निष्पक्षता तथा न्याय से भी है कि आप न्याय अच्छे से करें, निष्पक्ष रहें, किसी का पक्षपात ना करें। और बोल रहे हैं कि इसका संबंध विचारपूर्ण संतुलन से भी, कि आप संतुलन बनाए रखें जिससे कि आपके वर्तमान में भविष्य में आवश्यकताएं पूरी हो सके, जो भी आपकी वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं संसाधनों को लेके वो पूरी हो सके, वो खत्म ना हो सारे संसाधन। आगे देखिए बता रहे हैं कि जो उपभोक्तावाद होती है, उपभोक्तावाद जो होता है वो विश्व गैर सतत क्रिया को जन्म देता है। मतलब कि जो एक तो सतत होती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए सोचे, गैर सतत जिसमें हम किसी के लिए आगे के लिए नहीं सोचते। तो रे कि गैर सतत क्रियाओं को जन्म देते हैं जिसके कारण क्या होगा कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके पास क्या बचेगा, गरीबी व प्रदूषित विश्व होगा खाली, और उसके पास कुछ नहीं होगा, गरीबी होगी और प्रदूषण होगा और विश्व में प्रदूषण होगा, ये सब रहेगा। आगे देखिए अब ये बता रहे हैं कि अंतरपीढ़ीय समानता का अभिप्राय ये भी है कि इस प्रकार से चीज़ों को वितरण किया जाए या फिर इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि हमारी आज की ज़रूरतें, और जो हमारे आने भविष्य की ज़रूरतें और जो हमारे बाद जो विश्व रहेगा उसकी ज़रूरतें या फिर उसको बराबर ध्यान में रख कर हों। कि जो भी अंतरपीढ़िया का मतलब बस यही बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम करें वो हम इस प्रकार से करें कि आज और भविष्य और आने वाले कल के ऊपर सब चीज़ें बराबर बचे और जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। आगे देखिए बता रहे हैं कि तो अंतरपीढ़ीय समानता है, इसमें संसाधनों को संतुलित रूप से किया जाता है, मतलब कि जो संसाधन है उसका उपयोग संतुलित रूप से किया जाए। और बोल रहे कि वर्तमान में जो आपके समाज है उसमें जो खपत करते हैं, मतलब जो जितना ये यूज़ करते हैं उनकी पूर्ण की जा सके, मतलब कि जो भी आप खपत करते हैं उसको पूरा किया जा सके। और जो भविष्य में उपयोग होने वाले संसाधन हैं उसको भी जो पीढ़ियाँ, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी वो सुलभ हों, उनके लिए भी बचे रहें। आगे
देखिए, एक अंतर्पीढ़ीय समानता पर एक चिंता करने का एक उदाहरण बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि जो प्रशांत महासागर के नौरे राज्य हैं, नौरू राज्य है, उसने क्या किया था, वर्तमान जो देश है ऑस्ट्रेलिया, उसने उसका बहुत शोषण किया। जो उसके जो भी संसाधन होते हैं उसको अधिक से अधिक मतलब कि उसका शोषण किया और वो लेके गए वहाँ से। और क्या बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि उसके जो ज़मीन है, अब क्या है, उसकी ज़मीन में जो फास्फोरस की कमी के कारण वहाँ की कृषि उत्पादन में कमी हो गई है, क्योंकि वहाँ पे इतना शोषण हुआ उनकी ज़मीन के ऊपर। तो क्या है कि वहाँ पे फास्फोरस जो होती है, जो उस संसाधन की कमी हो गई है। तो अब क्या है कि वहाँ पे जो कृषि है वो बहुत कम होने लगे। पहले वहाँ पे फास्फोरस के जो संसाधन थे बहुत अधिक था, और तो ऑस्ट्रेलिया ने उसका बहुत शोषण किया और वहाँ से फास्फोरस बहुत ज़्यादा लेके गया, जिस कारण अब वहाँ कमी आ गई। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उसने जो नौरू है उसके वहाँ पर गया पहले, और उसने बोला कि देखिए हम यहाँ पे कहते हैं अपनी अब जैसे कंपनियाँ लगाएंगे जो भी है ज़मीन पर। तो क्या हुआ कि सबने हामी भर दी वहाँ की सरकार ने। तो जो नौरू के जो लोग हैं निवासी, उनको भरपूर पैसा मिला, काम मिला, और वो उनका जीवन स्तर भी उठ गया। परंतु बाद में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या किया कि वहाँ के सारे फास्फोरस के खनन कर लिए, सब ले गया, और वहाँ के जो नौरू के निवासी उनको ऐसे ही छोड़ के चले गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं उनका रोज़गार भी छिन गया, वो वापस से गरीब हो गए और उनकी कृषि में भी कमी आ गई। ये सब 1970 के दशक की बात बता रहे हैं। बुरे अब नौरू के पास धन और रोजगार का अभाव है, बुरे जिससे वो ना तो आगे बढ़ सकता है और ना ही अपनी जीवन शैली को कायम कर सकता है। बुरे अब वहाँ पे क्या हो गया कि नागरिकों ने मादक पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे कि वहाँ बड़े बड़े गुंडे का शासन शुरू हो गया है। अब आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि अंतर्पीढ़ीय समानता को वातावरण पर्यावरण अनुबंध के अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि जो आप जब उसका वितरण करते हैं, जो भी आप पीढ़ियों के लाभ के लिए जो भी समानता के आधार पर होना चाहिए, जो भी आप संसाधनों का वितरण कर रहे हैं वो समानता के आधार पर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए सब संसाधन बचे रहें। और हमारा ये कर्तव्य है या उत्तरदायित्व है कि हम पर्यावरण की रक्षा हमको करनी चाहिए। परंतु इन सब चीज़ों में कुछ सही से व्याख्या नहीं की है, कुछ कमियाँ भी हैं। जो ये अंतर्पीढ़ीय समानता को वातावरण पर्यावरण परिवर्तन अनुबंध है, इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। ये बता रहे हैं कि इसमें ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से हमें वातावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, और बता रहे हैं कि किन उपायों को अपनाया जाए जिससे कि हम जो परिवर्तन है वो ना हो, और जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए रक्षा की जा सके। मतलब ये सब चीज़ उसमें बताई नहीं गई है स्पष्ट रूप से। बुरे इस संबंध में कोई भी समझौता नहीं हुआ जिससे कि हम पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर पाएँ और हम संसाधन का किस प्रकार से यूज़ कर पाएँ, ये सब चीज़ में कोई समझौता भी नहीं हुआ है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतरपीढ़ी समता तथा न्याय भूमंडलीय क्षेत्र तथा देशीय स्तर पर। देखिए बता रहे कि जो अंतरपीढ़ीय समता है उसके संसाधनों का जो समता है, मतलब कि जो संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, उसकी एक अलग से अवधारणा है, उसका एक अलग से अर्थ है। जैसे कि वर्तमान पीढ़ी के सदस्यों में आंतरिक तथा भूमंडलीय दोनों स्तर पर संसाधनों के उपयोग का निष्पक्षता होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि आंतरिक और भूमंडलीय दोनों स्तर पर जो संसाधन यूज़ किए जाते हैं उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, मतलब कि कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बता रहे हैं कि आज के युग में क्या हो रहा है कि जो संसाधन उसका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, और जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जो यूज़ हो रहा है चीज़ों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो बोल रहे कि अंतरा जो पीढ़ी उसके लिए एक चिंता का मुख्य विषय बन गया। बोले भूमंडलीकरण के जो संसाधनों का अति दोहन होने लगा है। जो भूमंडलीकरण के कारण क्या हो रहा है कि जो संसाधन है उसका दोहन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और पर्यावरण का पतन और ह्रास होने लगा है, और ये जो भूमंडलीकरण है इसके लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए बोले जो उत्तरी के देश में है, जो औद्योगिकृत देश हैं, वहाँ पे प्रकृति के संसाधनों का जो प्रयोग है वो जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि जितनी उनकी आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो बोले ये प्रकृति पे प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
है, मतलब खराब प्रभाव डाल रहे हैं। बुरे उत्तरी देशों में ओजोन जो ह्रास होता है, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं उसका ये चेतावनी दे रहा है, मतलब ये चेतावनी का कारण है ये। बुरे वहाँ पे भूमंडलीकरण को चेतावनी दी जा रही है, जैसे कि आपकी जैव विविधता होगी, वन होगी, जैव प्रौद्योगिकी होगी, इन सब मुद्दों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है उन देश को जो विकसित देश है। आगे देखिए विकासशील देशों के लिए क्या बता रहे हैं। बुरे विकासशील देशों में हरित साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, बुरे जिसका अर्थ होता है कि भारी देशों द्वारा उनके स्थायी वर्षा जंगलों उपयोग को नियंत्रण करने का प्रयत्न करना, मतलब जो भारी देश है उनके द्वारा जो नियंत्रण होता है उसके देश में, उसके बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि जो दक्षिण के देश हैं बोरे, जो विकासशील देश हैं दक्षिण के बोरे, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गरीबी है और तथा अल्प विकास है, क्योंकि और बोरे ये समस्या इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है, आपके जो पर्यावरण समस्या इसके इर्द गिर्द है। बोरे ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं यहाँ पे ये बताते दक्षिण देश वाले बोलते हैं कि जो वो उत्तरी देश वाले लोग हैं उन्होंने पर्यावरण का ह्रास किया है और पर्यावरण को ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया है, और क्या किया, जो संसाधन होते हैं सबसे ज़्यादा उपयोग भी उन्होंने किया है और दक्षिणी देशों के ऊपर कब्जा करके यहाँ के सारे संसाधन को वहाँ ले गए हैं और संसाधनों का असंतुलन वितरण हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो दक्षिण देश है वो गरीब रह गए और वहाँ पे बहुत सी बीमारियाँ हैं। आगे देखिए बुरे विकासशील देश और विकसित देश के बीच में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई आगे, और बुरे जो विकासशील देश है उनको क्या करना पड़ता है, अगर वो किसी से अपनी सहायता लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उसका ब्याज देना पड़ता है, उसका भुगतान ज़्यादा देना पड़ता है। और बोरे जिसके कारण क्या होता है कि इनको जो भुगतान देना पड़ता है वो दर उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और बोरे जिसके कारण कि गांव और शहरों में भी अंतर आता जा रहा है और जो लैंगिक विषमता है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है, उसका भी जन्म हुआ है, जो असमानता होती है पुरुष महिला के बीच, और गरीबी, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभाव हुआ है कि जो अच्छा स्वास्थ्य है वो नहीं मिल पा रहा है, जो गरीबी है वो सही नहीं हो पा रही है। बुरे लगभग प्रतिदिन 30,000 से भी अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती है गाँव में। बुरे की बुरे विकसित देश है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पादन का कम से कम 5% खर्च किया जाता है, जबकि गरीब देश में 2% से भी कम किया जाता है। बताते हैं जो विकसित देश होता है वहाँ पे 5% अपनी सकल घरेलू उत्पादन का खर्च किया जाता है, परंतु जो विकासशील देश है वहाँ पे 2% से भी कम किया जाता है। और देखिए इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जो विकसित देश होते हैं उनके वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका उच्च दर होती है, जो उपभोग होते हैं उसकी उच्च दर होती है, और वहाँ का सामाजिक आर्थिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है, और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दस्तावेज तथा बहुत वहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से होती है। बस यही इसमें बताया जा रहा है। और जो विकासशील देश है वहाँ पे हर एक चीज़ सही तरीके से नहीं होती है, वहाँ पे मानवीय अधिकारों को सही से नहीं किया जाता, वहाँ की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है, और जो संसाधन है उसका सही से संरक्षण नहीं हो पाता। मतलब बहुत सारी उन दोनों देशों के बीच बहुत सारी असमानता है। आगे देखिए बुरे इसके कारण क्या होगा कि जो विकासशील देश हैं उनको बहुत सारे संघर्ष करना पड़ रहा है, और जो विकसित देशों ने किया है कि संसाधन का दोहन ये सब हुआ है, उसके कारण पूरे विश्व को ही इसका संघर्ष करना पड़ा है। जो पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है पूरे विश्व को उसका संघर्ष करना पड़ा है, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसका सामना करना पड़ेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो, अगर इस पर सीमित नहीं किया गया तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैंगिक विषमता। बोल रहे हैं कि सततशीलता पर्यावरण की प्राप्ति का यह मानना है या फिर यह उदाहरण है कि जो संसाधन होते हैं उस पर सबकी पहुंच हो सके, तो जो भी संसाधन है उसको सबको प्राप्त हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबकी पहुंच होनी चाहिए। और इसी कारण से कि वह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इस तौर पे जो लैंगिक विषमता होती है और जो भेदभाव होता है उसको कम किया जाए। आगे देखिए बता रहे मानव विकास रिपोर्ट से यह मानना है कि मानव विकास रिपोर्ट में यह माना गया कि विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अगर आपको बहुत से ऐसे लक्ष्य जिनको प्राप्त करना है तो आपको जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता को अपनाना होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए बुरे अगर जब हम लैंगिक आंकड़ों को देखते हैं, अगर हम लैंगिक असमानता के आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो पुरुषों से कहीं अधिक है। बुरे लैंगिक असमानता का एक उदाहरण ये भी है कि जो भेदभाव होता है उसके साथ साथ जो जातीय, सामाजिक, आर्थिक के आधार पर जो भेदभाव पाया जाता है ये भी इसमें आता है। आगे देखिए
बुरे लगभग पिछले 3 दशकों में नारीवाद, शांति तथा पारिस्थितिकी तंत्र जैसे 3 सामाजिक आंदोलन उत्पन्न हुए हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि जो नारी है वो एक परिवार को चलाती है, और बोल रहे हैं कि हमारे सब देशों में क्या होता है कि पितृसत्ता को ज़्यादा माना जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि नारियों के साथ शोषण होता है, दुर्व्यवहार होता है। और बोल रहे हैं जबकि हम देश जो है वो नारी परिवार पे आधार होता है, जो हमारा परिवार और नारी पे ही आधारित होता है। और बोल रहे नारी क्या करती हैं, जिसकी भोजन, जल, औषधि, वस्त्र आदि की व्यवस्था करती है। और क्या करती है कि यह पर्यावरण, अगर पर्यावरण को विनाश होता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो इसका प्रभाव नारी पर भी पड़ता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले परंतु कोई भी नीति निर्माण होता है, पर्यावरण से रिलेटेड कोई नीतियाँ बनती है तो उसमें नारी की कोई सलाह नहीं ली जाती, और जबकि उसका प्रभाव भी नारी पे पड़ता है तो उसकी भी सलाह लेना तो ज़रूरी है, पर नहीं ली जाती। बोले कि पर्यावरण नारीवादी मानव विकास पक्ष में ऐसी नई उत्पादन शक्तियों की जरूर, जो वनों की, जो जल, भूमि, वन, इसका जो विनाश हो रहा है उसमें नारियों की भी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो महिलाओं की ज़रूरतें हैं उस पर भी अब पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। बोले जैसे कि इसका उदाहरण दे रहे हैं कि अफ्रीका के हरित पट्टी आंदोलन, भारत में चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, घरेलू महिला आर्थिक में, उसमें सतत आधार पे देखिए बता रहे कि इन सब आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाओं का आंदोलन था, परंतु उनकी अभी भी अनदेखी की गई है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसमें महिलाओं के बारे में बताया जा रहा था कि महिलाओं को कैसे पर्यावरण के साथ जोड़ा जा रहा है, कि महिलाओं के साथ जो असमानता होती है और पर्यावरण में कोई भी नीतियाँ होती है उसमें महिलाओं का कोई सलाह नहीं ली जाती, और महिलाओं के साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विविधता, सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञान, जैविक। बोल रहे हैं कि 160 देशों में लगभग 820 जातीय समूह हैं जो विश्व की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। बुरे एक स्थानीय समुदाय एक स्थानीय संसाधनों का संरक्षण करता है, बुरे क्योंकि वह उस जीवन चक्र और जो उसका मूल्य है उसको सही प्रकार से जानता है। बुरे इसी प्रकार से जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं वो भूमि के अधिकार, उसकी सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा उनों के द्वारा की जा सकती है। बोले कि 1922 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें ये बोला गया कि जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और उन्हों के माध्यम से जो प्राकृतिक संबंध को महत्व और ज़्यादा दिया जाता है। आगे देखिए, बुरे कार्य सूची 21 में भी बताया गया कि जो स्थानीय निवासी होती है वह पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करते हैं। और 1995 में भी जो सतत विकास सम्मेलन हुआ था उसमें भी ये बताया गया कि जो सामाजिक विकास अगर आपको अच्छे से करना है और जो पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करनी है तो ये जो सामाजिक लोग जो होते हैं वो ही इसका विकास कर सकते हैं। आगे देखिए, बुरे हमें ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनका संरक्षण हो सके। फिर जब उनका संरक्षण होगा तो जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, उसमें दिलचस्पी लेंगे। और बुरे इसी प्रकार से जो सत्यशीलता जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी एकता में बढ़ावा मिलेगा और वो संरक्षण प्रदान होगी। आगे देखिए, बुरे कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिसकी राजस्थान का उदयपुर और महाराष्ट्र का मालेगांव। बुरे जहाँ वहाँ के समुदाय जो होते हैं स्थायी समुदाय उसने जल, भूमि तथा जंगलों के संरक्षण के लिए अपने स्वयं के मतलब कि निर्णय लिए। उन्होंने स्वयं से निर्णय लिए कि हमको जंगल को बचाना चाहिए, हमको जल को साफ रखना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट में पूरे में ये बता रहे हैं कि जो स्थानीय समुदाय के लोग होते हैं और जो जातियाँ होती हैं ये सब क्या करते हैं कि अपनी संस्कृति को और अपने वातावरण को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि इन्हों को उसका पूरा मूल्य पता होता है कि इसका क्या मूल्य है और उनको पता होता है अगर इसका हास न होगा, इसका दोहन होगा तो क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सी समुदाय में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, बहुत से समुदाय में कहा जाता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जल की पूजा करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें बता रहे हैं, तो यही इसमें बताया। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाय बाय, धन्यवाद।